क्या रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है सर? मैसेज मिला है आप लोगों को? बताइएगा सर। शालिनी, अंश, नील, क्या आप लोगों को रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है स्क्रीन में? यस सर। ओके सर, यस ठीक है, ठीक है सर, चलो फिर। ठीक है। अच्छा देखो, तो बेसिकली डिस्कशन चल रहा था सैलरी पे, है ना? और सैलरी पे की कोई फर्स्ट लेक्चर्स तो नहीं हो रहा है, ऑब्वियस बात है सर। हम लोग ऑलरेडी सैलरी पे 4-5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कंप्लीट सैलरी प्रोफार्मा डिस्कशंस एज वेल एज सेक्शन वाइज चर्चा भी चलना मतलब स्टार्ट हो चुका है। और कंप्लीट क्वेश्चन मतलब सैलरी से जो ब्रॉड क्वेश्चंस हो सकता है या फिर एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है, वैसा क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवा दिए। ठीक है, तो सर अभी क्या चल रहा है? सब सॉल्व हो गया तो फिर और क्या? सर नहीं सर, क्या है ना, कुछ इम्पोर्टेंट छोटा छोटा टॉपिक होता है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट स्मॉल स्मॉल टॉपिक होते हैं जो बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक है, आप कंप्लीट क्वेश्चन जरूर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 के एरिया में छोटा छोटा क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालो तो आपको समझ में आएगा। अगर आप स्क्रीन पे आपका फोकस है तो आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं सर? सर आप ये देख सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी सैलरी क्या है, बोनस क्या है, फीस कमीशन क्या है, अलाउंस क्या है बताया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अलाउंस पे आ गया ना सर, जैसे अलाउंस पे पहुंचा है यहाँ पर आपको अलग अलग अलाउंस दिख रहा है। कभी डियरनेस अलाउंस, कभी HRA, कभी चिल्ड्रन अलाउंसेस, कभी हॉस्टल अलाउंसेस चिल्ड्रन के लिए, कभी एजुकेशन अलाउंसेस, कभी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ये जो छोटा छोटा टॉपिक है ना, ठीक है, ये सब टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको इंडिविजुअल ये सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको इंडिविजुअल टॉपिक में भी रेडी रहना चाहिए, आपको इंडिविजुअल टॉपिक में भी रेडी रहना चाहिए, और एज वेल एज आपको ब्रॉड टॉपिक में भी रेडी रहना चाहिए। बात समझ रहे हो सर? मैंने अगर आप इंडिविजुअल एक एक चीज समझोगे तो आप ऑलमोस्ट सारा चीज समझ जाओगे। ठीक है, मैंने बेसिकली सैलरी का जो चैप्टर है ना, छोटा छोटा चीज को जोड़ के कंप्लीट क्वेश्चन करता है। मतलब सिंपल बात है, इफ यू नो द बेसिक्स, इफ यू नो द कमीशन, इफ यू नो द बोनस, अगर आपको अलाउंस का कैलकुलेशंस पता है, पार्क्विजिट्स का कैलकुलेशंस पता है, तो फिर सबको जोड़ जाड़ के बन जाएगा एक कंप्लीट क्वेश्चन। तो वही जो जोड़ जाड़ के जो बनता है ना, हम लोग थोड़ा फोकस उसी में कर रहे हैं सर। यस सर, नेटवर्क मैंने थोड़ा शिफ्ट किया, कनेक्टेड हो सर? यस ना? यस सर। ओके, ठीक ठीक, कैमरा भी ऑन करते हैं। ओके, तो लास्ट दिन मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, जैसे कि एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करने के लिए दिया था। मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ, एक सेकेंड, एग्जांपल होमवर्क था ग्रेजुएटी से, आप देख सकते हो सर। जिन लोगों ने ट्राई किया वेरी गुड सर, जब नहीं ट्राई किया मेरे साथ साथ कर लो। ग्रेजुएटी का होमवर्क था, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय था जेड लिमिटेड का, रिटायर कर रहा था 15 मार्च 2022 को, after a continuous service of 22 years 6 months, after a continuous service of 22 years 6 months। ठीक है, फिर आपके सामने बोला है, फिर आपके सामने बोला है रिसीव रुपीज 2,20,000 एज ग्रेजुएटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हिज बेसिक पे वाज 12,000 पर मंथ। इनका जो बेसिक पे है ना सर, इनका बेसिक पे बोला है 12,000 पर मंथ, और डियरनेस अलाउंस दिया है आपको 1,000 टका पर मंथ। कमीशन बोला है 2% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर बोला है 4 लाख, टर्नओवर बोला है 4 लाख। कैलकुलेट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, कैलकुलेट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सर अचानक तो नहीं टपक गए, ऑब्वियस बात है कि पहले ही ये सब डिस्कशन हुआ है, पहले ही सब डिस्कशन हुआ है। मतलब मैंने लास्ट वीक आई थिंक वेडनेसडे वाला क्लास या ट्यूसडे वाला क्लास में मैंने इस पूरा डिस्कशंस को किया था, जहां पर मैंने आपको ग्रेचुइटी रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड सारा पॉइंट को कवर किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोविजंस याद है, और अगर आपको प्रोविजंस याद है तभी आप कर पाओगे। इफ यू नो दी पेंशन इन डिटेल्स, तभी आप पेंशन का सवाल सॉल्व कर पाओगे।
और अगर आपको ग्रेजुइटी का डिटेल्स पता है तभी जाके आप ग्रेजुइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मैंने फ्लो चार्ट भी आप लोगों को पहले ही कॉपी में लिखा दिया। ठीक है, तो चलो सर ठीक है, आपको सब पता है, सब याद है आप लोगों को, तो सॉल्व करें। हाँ नील, चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। क्या आंसर आएगा? किसी ने किया नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आंसर मुझे किसी से मिल नहीं रहा है। तो करे छे ट्राई किसी ने? पिंकी ट्राई किया क्या? ओके सर, चलो आवाज नहीं है माने मैं ही समझूंगा कि ट्राई नहीं है। तो होमवर्क सॉल्यूशंस पे भागते हैं सर। कहाँ भाग के जाओगे सर? सर कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा होमवर्क करना है। तो जैसे कि क्वेश्चंस आपको पता है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपको पता है, मिस्टर एक्स जेड लिमिटेड में काम कर रहा था, 15 मार्च को रिटायर कर रहा है सर। कितना साल बाद रिटायर कर रहा है सर? कितने साल बाद रिटायर कर रहा है? 22 साल। 22 साल काम करने के बाद, और वो भी बोला है 22 साल 6 महीना, 22 ईयर्स। पॉइंट टू बी नोटेड सर, 22 साल मैंने 22 ईयर्स 6 मंथ्स, और ग्रेजुइटी रिसीव किया है 2,20,000 का। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले ना ये जो 22 ईयर्स 6 मंथ्स का बात है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीज होता है सर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि ये ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड होता है कि नहीं होता है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास प्रॉपरली फॉलो किया है, या तो बैकअप लेके या फिर लाइव करके, ठीक है, जितने भी किया है उसको जरूर पता होगा। अगर नहीं किया है तो उसको थोड़ा सा क्या होगा, भूल गया होगा लगेगा। तो कवर्ड है सर, कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में बोल दिया था कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है और ये जो मिस्टर एक्स है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड होता है। सर कवर्ड होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे पड़ता है ना सर, काफी फर्क पड़ता है। कि ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड हो तो नियम बदल जाते हैं। ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड होने से नियम बदल जाते हैं ना। तो यही चीज आपको यहाँ पर याद करके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही आप ग्रेजुइटी एक्ट में कवर्ड हो, तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हो कि कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट। अगर नॉट कवर्ड होगा तो नियम बदल जाएगा। नियम आपको पता है सर, मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के समझाया। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से चिल्ला दूंगा, उसमें क्या है। हाँ, फिर से चिल्ला दूंगा। ये देखो, ग्रेजुइटी अगर आप सर्विस रिसीव ड्यूरिंग सर्विस कर रहे हो, ड्यूरिंग सर्विस माने कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, माने जॉब करते करते अगर आप ग्रेजुइटी रिसीव कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ अगर है, ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज माने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में काम करते हैं, लोकल पंचायत जिला परिषद में काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉय के हाथ में रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ में अगर मिले तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। क्या होते हैं सर? फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। याद रखना पड़ेगा सर ये सब बातें, रोज रोज याद दिलाता हूँ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1, इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर ग्रेजुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ में मिल रहा है तो आपको फुल्ली एग्जाम किया जाएगा। अच्छा ये ना पूछे सर ग्रेजुइटी का बेसिक बताओ, सब बता के रखा है सर। ग्रेजुइटी का बेसिक भी बोला कि क्या क्यों दिया जाता है ना, सब बोला है ना। इसीलिए रिवाइज भी जरूरी होता है, और रिवाइज भी जरूरी होता है, और लाइव क्लास भी जरूरी होता है। अच्छा देखो, अदर एम्प्लॉयज के केस में रूल को याद दिला देते हैं एक बार। हाँ, अगर आप एक अदर एम्प्लॉय हो, सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, चेक करो, कॉपी चेक करो, मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार नोट से बता दे रहा हूँ सर। देखो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने अदर एम्प्लॉयज में आया, दो पॉइंट आ गया, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट या नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट। अगर आप कवर्ड में होते हो, जैसे कि इन दिस करेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता है कि क्या करना होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जाम, माने जितना ग्रेजुइटी आपको मिल रहा है, उस ग्रेजुइटी का जो अमाउंट है ना, वो पूरा अमाउंट एग्जाम नहीं होगा, या पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। पार्टली एग्जेम्प्टेड है, पार्टली टैक्सेबल है। बट वो जो पार्टली का खेल है ना सर, वो जो पार्टली का खेल है, वही खेल को समझना है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 कहता है। तो क्या कहता है क्लॉज 2?
सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में ग्रेजुएटी बोला है और क्लॉज 2 के अंदर कवर्ड को बोला है। आप मैक्सिमम 20 लाख तक एग्जेम्प्ट हो सकता है, या फिर ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड है, एंड पॉइंट 3 जो है वो 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26। इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के रखा था, हाँ सर याद होगा आपको, ऐसे फॉर्मूला लिखाया था, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए। देखो कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करो सर, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15। फिर जितना साल काम करेगा उसको इंटू कर देना, जितना साल काम कर रहा है उसको इंटू कर देना, और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स लिया जाता है। मैंने अगर क्वेश्चन 22 साल 6 महीना बोला है, इन आवर क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो होमवर्क था, इस क्वेश्चन में बोला है कि वो बंदा जो है मिस्टर एक्स, जो बंदा है मिस्टर एक्स, ये कितना साल काम कर रहा है सर, ये सर 22 साल 6 महीना काम कर रहा है। तो क्या करे सर, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है कि 6 मंथ तक है, मतलब इसको 22 साल 6 महीना काम कर रहा है। तो माय क्वेश्चन इज दैट 22 इयर्स 6 मंथ्स अगर कोई काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो फॉर ग्रेजुइटी कैलकुलेशंस कवर्ड अंडर ग्रेजुइटी एक्ट, हम इसे 22 साल मानेंगे कि 23 साल मानेंगे? हेलो, क्या काउंट होगा, 22 इयर्स और 23 इयर्स? बोलो सर, प्लीज बोलो, चुप ना रहो, थोड़ा बोल दिया करो, क्या काउंट करेंगे सर? 22 इयर्स 6 मंथ्स बोला है क्वेश्चन में, 22 इयर्स 6 मंथ्स बोला है सर। अगर 6 मंथ से एक्सेस होता तो 23 मानते, लेकिन 6 मंथ तक बोला है तो 22 मानेंगे। ये सर कोई जवाब दे रहा था, लेकिन आवाज पूरा पूरा मेरे पास नहीं पहुंचा, बट फिर भी मैं समझ गया। ठीक है सर, अच्छा तो 22 साल 6 महीना है तो 22 साल मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ 6 मंथ लिया जाता है। क्वेश्चन मतलब प्रोविजंस क्या कहता है, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स हो, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स हो, तो हमें 6 मंथ से अगर एक दिन भी ज्यादा है, 6 मंथ से अगर एक दिन भी ज्यादा है तो हम पूरा साल को कवर कर लेते हैं। मतलब 22 इयर्स, सब एग्जाम्पल आप लोगों की कॉपी में लिखा हुआ है, 22 इयर्स 6 मंथ्स 1 डेज और 2 डेज लिखा है मंथ, तो क्या करोगे इसको 23 इयर्स। ऐसा क्वेश्चन करवाया लास्ट क्लास, ऐसा क्वेश्चन हुआ है, लेकिन सर जब नॉट कवर्ड होगा ना तब खेल थोड़ा बदल जाएगा। इसमें भी दो रूल सेम है, 20 लाख मैक्सिमम और एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ये दो रूल सेम है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, बट पॉइंट 3 थोड़ा अलग है। हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एंड इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा के रखा, फ्रैक्शन ऑफ मंथ शुड बी इग्नोर्ड, फ्रैक्शन ऑफ मंथ इग्नोर्ड, ठीक है, माने फ्रैक्शन जो भी हो, चाहे 22 ईयर्स 11 मंथ्स भी हो ना, तो आप उसको 22 ईयर्स ही मानेंगे। अगर 22 साल 11 महीना भी होगा तो भी 22 साल माना जाएगा, अगर वो नॉट कवर्ड में पड़ता है तो। ठीक है सर, प्रोविजंस का रिविजन हो गया, क्या किसका रिविजन हो गया? प्रोविजंस का रिविजन, वाह क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रोविजंस का रिविजन। चलो सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा अच्छा लगना चाहिए करने में, है ना, मतलब क्वेश्चन को करने में अच्छा लगना चाहिए। तो कवर्ड जब है ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर, तो आप सबसे पहले ना एक काम करो, सिंपल सी काम है सर, आप पहले इसमें लिखो 22 इयर्स 6 मंथ्स, ओके, और आप इसको क्या करोगे 22 इयर्स बाद, मैंने ये क्या है सर, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मैंने कितना साल काम किया है ये आपको मिल गया, कंप्लीटेड ईयर ऑफ, जरूरी डेटा है सर, वेरी जरूरी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा था, बता दिया। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या काम आता है सर, बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू 22, 22 ईयर्स, ये जो 22 ईयर्स है इसको इंटू करना है। लेकिन सर ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, लेकिन सर मेहनत करना पड़ेगा। किस चीज का मेहनत? आपको ये मेहनत करना पड़ेगा कि भाई टैक्सेबल ग्रेचुइटी क्या होगा। अच्छा कोई मुझे बता सकते हो, तो इसको मैक्सिमम लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होते हैं ना, क्या होता है सर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, याद करो प्रोविजंस। तो अगर मैं लिख के करूँ थोड़ा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट माने क्या, लिस्ट माने छोटा, लिस्ट माने जो सबसे लो है, जो सबसे लो है माने सबसे कम है। इसमें से जो सबसे लो होगा उसको हम लोग एग्जाम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम 20 लाख को लिख देंगे। मैक्सिमम 20 लाख अगर छोटा है तो वही उसी को लेंगे। पॉइंट टू इज, पॉइंट टू क्या है सर, ग्रेचुइटी रिसीव्ड। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन कॉपी में लिखा होगा आप लोगों को। कितना, 2,50,000 या 2,20,000? क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है 2,20,000 सर। एग्जाम्पल वन, दिस वन, 2,20,000 रिसीव किया, ठीक है। तो ग्रेचुइटी रिसीव है 2,20,000, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका बेसिक पे चल रहा था 12,000 पर मंथ, डीए था 1,000 टका पर मंथ एंड कमीशन था 2% ऑफ द टर्नओवर। एक चीज अच्छा है सर, इसमें कॉट है, कॉट कॉट कॉट, क्या करना है कॉट को, सर आते हैं सर, कॉट का हिसाब दिखाते हैं। तो पहले तो आप ये करो कि मैक्सिमम 20 लाख, ग्रेचुइटी रिसीव है 2,20,000, 2,20,000, ये हो गया। थर्ड पॉइंट जो है सर उसमें थोड़ा मेहनत करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाला है थर्ड पॉइंट। तो बोलो, थर्ड पॉइंट में बेसिक पे आपका 12,000 है, डीए आपका 1,000 टका है। तो 12,000 और 1,000 ये फार्मूला में पुट करो ना सर, हो जाएगा। इस फार्मूला में पुट करो, 12,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 इंटू 22। सर इसमें कॉट नहीं आएगा, इसमें कॉट नहीं आता है। कॉट जो आता है ना, सो वो सैलरी में आता है। सैलरी माने सर हमारे दो रूल है, जब कवर्ड हो तब तब नियम एक है, जब नॉट कवर्ड हो तब नियम अलग है। और आपको पता है तब क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाया था। तो हाफ मंथ सैलरी, ठीक है, ये जो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव हाफ मंथ सैलरी मैंने हाफ माने हाफ, ठीक है, बेस्ड ऑन एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी। तो ये जो सैलरी कैलकुलेशन होता है ना नॉट कवर्ड में, ये सैलरी कैलकुलेशंस का जो नियम है, इसमें बेसिक लेना होता है, डीए का आरबी पार्ट मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट, इफ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ने अगर मेंशन किया है, इफ क्वेश्चन मेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट पार्ट प्लस कॉट लेना पड़ता है। ओनली कॉट आता है सर, कमीशन नॉर्मल मंथली कमीशन नहीं आता है, कमीशन ऑन टर्नओवर आता है। लेकिन ये तो कवर्ड था तो हमें इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। ये तो कवर्ड है और कवर्ड का रूल आपको पता है, ठीक है, कवर्ड का नियम आपको पता है। तो प्लीज कोई कैलकुलेट करके बता सकते हो कि 13,000 बाई 26 इंटू 15 इंटू 22 ईयर्स कितना आ रहा है? हाँ सर, कोई मुझे बता सकते हो सर? किसी का आवाज तो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। 13,000 बाई 26 इंटू 15 1,65,000। इंटू 22। थैंक यू सर, थैंक यू, मेरा काम को आसान करने के लिए थैंक यू। अच्छा तो कितना होगा सर? सर हो रहा है 1,65,000। बढ़िया है, 1,65,000। अच्छा अब मुझे बताओ, ये थर्ड पॉइंट हो गया ना, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है बेसिकली ये जो है ये थर्ड पॉइंट, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का ये वर्किंग नोट था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला को पुट करके इसको सॉल्व कर लिया था। अब मैं बेसिकली इतना काम तो कर ही सकता हूँ कि ये जो मेरा आया है 1,65,000, इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, जो फॉर्मूला सॉल्व कर गया है 1,65,000। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन, सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 20 लाख है, 2,20,000 है, या 1,65,000 है? द आंसर इज 1,65,000, है ना। आंसर इज 1,65,000। दिस इज द मोस्ट लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा, लीस्ट माने सबसे छोटा, ठीक है, LEAST। किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कभी कभी LIST, तो वो गलत फहमी में पड़ जाते हैं, इसलिए बोल दिया। सबको नहीं लगता, आई नो दैट, जिसको लगता है मैं उनके लिए बोला, समझ जाएगा सब, जो जिसको जो समझ में आना चाहिए वो समझ जाता है। अच्छा अब क्या है सर, सर हो गया सर, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस का इस्तेमाल करना हो गया। अब क्या करें सर? अब बस टैक्सेबल और एग्जेम्पशन बता दो। तो फिर टैक्सेबल ग्रेचुइटी कैसे होगा?
टैक्सेबल ग्रेचुइटी कैसे होगा, जितना आपको ग्रेचुइटी मिला है 2,20,000, ओके, टैक्सेबल ग्रेचुइटी इक्वल्स टू 2,20,000 माइनस जो लीस्ट है वो आपका एग्जाम्पल 1,65,000. This is the exempted gratuity. This is the exempted gratuity amount. तो 2,20,000 से 1,65,000 अगर आप माइनस कर दोगे तो 55,000 बचता है. This 55,000 is taxable gratuity, है ना. This 55,000 is taxable gratuity. और ये taxable gratuity का क्या होता है सर? हाँ, इस taxable gratuity का क्या होता है? बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मैंने ग्रेचुइटी को बोला जा रहा है, टैक्सेबल ग्रेचुइटी को. बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. सर छोड़ दिया गया तो इसको छोड़ किसको दिया गया, एग्जेम्प्टेड को. तो फिर मारा किसको जाएगा, टैक्सेबल को. तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, सर छोड़ तो दिया 1,65,000 को, बट 55 को नहीं छोड़ेंगे, 55 को नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, तो बोल तेरे सन क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. सर अब क्या करें, सैलरी शीट बना लेते हैं एक छोटा सा. ऐसे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था नहीं, आंसर मिल गया आपको जो पूछा था, ठीक है. लेकिन मैं अब जस्ट आपको याद दिलाने के लिए सर आखिर हम लोग ये सब कैलकुलेट करके क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं, जो प्रोफार्मा होते हैं ना सैलरी का, प्रोफार्मा में डाल देते हैं टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. तो सैलरी शीट में बेसिक का हिसाब हो जाएगा, मतलब जो बेसिकली फॉर्मेट आपके सामने इनकम टैक्स के साइड में अवेलेबल होगा ना, वहां पर आप 12,000 करके. अच्छा, ये 12,000 करके कितने महीने का होगा वो कोई मुझे बता सकते हो? बेसिक 12,000 करके कितना महीने का होगा? क्वेश्चन मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको. ये जो 12,000 पर मंथ का आपको बेसिक मिल रहा था, पूरा साल भर का आपको मिला. ठीक है, मतलब ये अगर 22-23 का है, ठीक है, ये देखो, रिटायर्ड एज ऑन 15 मार्च 2022 को रिटायर किया. ठीक है, उसके बाद उनको ग्रेचुइटी वगैरह दिया दिया गया है. मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि 15 मार्च अगर वो रिटायर करता है, जो ये पर्टिकुलर जो प्रीवियस ईयर है ये चालू हुआ था 21 से लेके 22 तक का, है ना. तो 21 की अप्रैल से लेके एक सेकेंड, 21 के अप्रैल से लेके मार्च 22 तक, ठीक है, कितना महीना होता है सर? 11 मंथ तो हो ही जाता है ना. मंथ अगर कंप्लीट मार्च हो जाएगा, अप्रैल टू मार्च 2022 कंप्लीट 12 महीना होता है ना, 12 महीना होता है. बट हेयर सर एक छोटा सा पॉइंट है सर, ये 15 मार्च बोला है, सॉरी, ये 15 मार्च बोला है. तो 15 मार्च मैंने पूरा मंथ होगा कि आधा मंथ होगा? सर ऑब्वियस बात है कि आधा मंथ, तो हम लोग इसको 11.5 मंथ मानेंगे. ठीक है, अब किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये 15 मार्च की जगह 14 मार्च भी तो हो सकता था, 13 मार्च भी तो हो सकता था, तब क्या करते? अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो आप इतना समझ जाओ कि क्वेश्चन तब थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है. मैंने तब हिसाब किताब एनुअल सॉरी नंबर ऑफ डेज में करना पड़ता, तब हिसाब किताब नंबर ऑफ डेज में करना पड़ता. करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा. नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे. ठीक है सर, ठीक है, फिलहाल एज पर दी क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करता हूँ. तो 11.5 महीने का हिसाब हुआ सर 11.5, तो 12,000 करके आपको 11.5 मंथ का सैलरी जोड़ना है. बेसिक हो गया, डीए कितना है 1,000 टका करके 1000, तो 1000 इंटू 11.5, ओके. और क्या जोड़ेंगे सर? सर जोड़ेंगे कमीशन ऑन टर्नओवर. हाँ सर, टर्नओवर के ऊपर जो कमीशन आपको मिला है वो भी जोड़ना है सैलरी में. और क्या जोड़ेंगे सर? टैक्सेबल ग्रेचुइटी, जिसके लिए इतना मेहनत हुआ, ग्रेचुइटी बोल के ही लिखेंगे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये मेरा आ रहा है, अब प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा. मेरा तो आ रहा है, इंटू कर लेता हूँ मैं एक बार. 12,000 इंटू
11.5, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हो। 12,000 इंटू 11.5, तो सर आ रहा है 1,38,000 का, 1,38,000 का। डीए मेरा आ रहा है 11,500 का। कमीशन ऑन टर्नओवर मेरा आ रहा है सर 4 लाख था। क्वेश्चन चेक करो, 4 लाख था। 4 लाख पे 2% टर्नओवर था, मेरा आएगा सर 8,000, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 4 लाख, और 4 लाख पे कितना है सर 2%। टैक्सेबल ग्रेचुइटी मेरा हुआ है 55,000। बस जोड़ो सर, जोड़ो, ऐड करो, सब ऐड होगा, सब प्लस सब प्लस सब प्लस 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 करते गए तो क्या बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1,38,000 प्लस 11,500 प्लस 8,000 प्लस 55,000, कितना हो रहा है सर 2,12,500। सर इस ये ग्रॉस सैलरी है। अगर नेट सैलरी करना है तो आपको एक डिडक्शन तो मिल ही जाएगा, दैट इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के तहत। क्या डिडक्शन मिलता है रे? हाँ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कितने का डिडक्शन मिलता है? याद करो, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो फॉर्मा नहीं भूलना है सर, बार बार याद दिलाता हूँ। फॉर्मेट में आपको मैं जो कराया ऑलरेडी, ये सब पहले पहले क्लास में ही हो चुका है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 है, आपको क्या देता है 50,000 का, या फिर उससे कम अगर होगा तो उसका कम अमाउंट, यानी अगर आपका सैलरी 50,000 से कम है तो वो अमाउंट लिया जाएगा, अगर 50 से ज्यादा है तो 50,000 तक आपको, 50,000 तक आपको मिल जाएगा क्या डिडक्शन। 50,000 तक का डिडक्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A 50,000, तो इनका नेट सैलरी आ जाएगा सर, तो 2,12,500 से 50,000 को उठाओ, 1,62,500 आ रहा है नेट सैलरी। अरे हम लोग इतना बोल देंगे सर कि ये जो मिस्टर मिस्टर जो भी है, क्या नाम है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स 1,61,62,500 कमा रहे हैं नेट सैलरी। अब क्या है सर, इस पूरा क्वेश्चंस में मेन जो बात था वो है ग्रेचुइटी का बात, ठीक है। मतलब मैंने ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली ग्रेचुइटी के ऊपर फोकस करके बनाया हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेचुइटी पता है तो आप नेट सैलरी तक आ सकते हो, बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको दिया ही। तो कोई मुझे बताए क्या ये होमवर्क समझ में आ गया? 3 होमवर्क था, पहला होमवर्क हो गया सर, एक मुझे अच्छे तो समझ में आ गया। शालिनी, नील, इंकी, चौमनिता, अंश, बोलो सर, आप लोग कनेक्टेड हो, समझ में आया आप लोगों को मिस्टर जेड का? Yes, sir. अच्छा चलो Yes. ओके सर, दूसरे क्वेश्चन में भागते हैं। सर फिर से कहाँ भागोगे सर, भागना मतलब चलते हैं, ठीक है। अच्छा चलता हूँ कहाँ? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी गाना मत गाना चालू करते हैं, दुआओं में याद रखना। मैं मुझे बस बोलना पड़ेगा, टैक्स के जरिए याद रखना। ठीक है चलो, देख दूसरा क्वेश्चन क्या है। अच्छा चलता हूँ टैक्स के जरिए याद रखना, मेरी सैलरी का कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। मिस्टर एक्स, an employee of T Limited, as on 31st January 2022, after a continuous period of service of 24 years 8 months, 24 साल 8 महीना काम कर रहा है, received the gratuity of rupees 1,90,000. Mr. X provide the following info. बेसिक दिया था 9,000 करके पर मंथ, डीए दिया था 20% ऑफ बेसिक, ब्रैकेट में ये भी बोला था कि भाई 40% रिटायरमेंट बेनिफिट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कहाँ यूज करना है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एचआरए, इन केस ऑफ ग्रेचुइटी जो नॉट कवर्ड होते हैं, ग्रेचुइटी जो नॉट कवर्ड होते हैं उसमें ये जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा पूरा लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि कब कब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए को यूज करना चाहिए, मैं ये बहुत बार बताया, ठीक है। प्लीज आप क्लास को अच्छे से सुनिएगा, माथा में रखिएगा,
और जरूरत पड़ने से नोट डाउन कर लीजिएगा। खुद का नोट खुद बनाओ, ठीक है। पढ़ाई करो और नोट खुद बनाओ। हम लोग ऐसी तरह से पढ़ते थे कि नोट खुद बनाते थे, क्योंकि पढ़ने के बाद जब नोट खुद बनाओगे ना, वो आपको कोई नहीं भुला सकता। जो स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट्स करते हैं ना, वो अपना नोट खुद बना लेते हैं। खुद बना लेते हैं, पहले पूरा पढ़ लो, फिर वहां से मेन मेन पॉइंट को उठा के नोट खुद बना लीजिए। पढ़ाई भी हो जाएगा, कंप्लीशन भी हो जाएगा। कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। टोटल टर्नओवर 21-22 का दिया है 6 लाख का। he got an increment of rupees कितना इंक्रीमेंट का अमाउंट नहीं बोला था क्या मैंने? इंक्रीमेंट का अमाउंट मिसिंग लग रहा है, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। 500 टका। इसको लिख दो सर 500 बोल के। he got an increment of rupees 500 rupees with effect from जुलाई 2021। जुलाई 2021 से इनको इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है। जुलाई 2021 से इंक्रीमेंट मिला है। 21-22 का डेटा दिया है। एग्जामेशन आपको मिल रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के तहत, ठीक है। तो कैलकुलेट अगेन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बोला है, ग्रेचुइटी नहीं बोला है। क्वेश्चन डोंट आस्क फॉर ग्रेचुइटी, क्वेश्चन आस्क फॉर, क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग फॉर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई ये सेक्शन ही भूल जाएगा तो फिर वो आंसर कैसे करेगा? मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 तो ग्रेचुइटी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैलरी चैप्टर के अंदर रेफर करके रखा है। सो इफ यू नो दिस सेक्शन देन ओनली यू कैन डू दिस सम्स। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अब भी हो जाएगा। चलो मेरे साथ साथ करो। अच्छा, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है, तो क्या मानोगे? क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये कवर्ड सैलरी है, मतलब कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है कि नॉट कवर्ड है, कुछ भी बोला नहीं। तो क्या करना चाहिए सर? तो मैं यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेता हूँ। सर आपके अजम्पशन से क्या चलता है? सर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं रहता है, आप इसको जो भी अजम्पशन लेते हो वो लिख लेना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कवर्ड नहीं बोला है तो नॉट कवर्ड ही समझ लेना चाहिए। नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। ये assumption लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये नॉट कवर्ड है तो खेल क्या बनेगा? अगेन रूल याद करो, जरा याद करो ग्रेचुइटी के नियम को। मैंने आपको दो चार्ट मतलब लिखा के रखा सर। आपको पता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर क्या होता है। एक तरफ जब आप कवर्ड होते हो, एक तरफ जब आप कवर्ड होते हो तब का नियम, पहला दो नियम दोनों केस में सेम है, बट थर्ड नियम जो है ना सर, इसमें बदलाव आता है। अच्छा अगेन एक चीज याद करना है सर, क्या आपको कंटिन्यूटी में मिला है? अगर कंटिन्यूटी मिला है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और रिटायरमेंट के और डेथ के बाद मिला है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। अगर कंटिन्यूटी में मिला है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। और अगर आप अदर एम्प्लॉइज कैटेगरी में हो तो ऑब्वियस बात है कि आप ये दोनों रूल फॉलो करना है। तो इन दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जो होमवर्क था सर, ये सब होमवर्क, ये क्वेश्चन में आपको कुछ बोला नहीं था, लेकिन ये पता चल गया सर अदर एम्प्लॉई है, मैंने प्राइवेट एम्प्लॉई है, ये तो पता लग गया। तो इसको करने के लिए अगेन सिंपल सा तरीका, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इनमें से जो सबसे छोटा है वो एग्जेम्प्टेड होगा। मैक्सिमम कितना? मैक्स टू मैक्स 20 लाख। सेकेंड पॉइंट, कितना रिसीव किया आपने? अच्छा क्वेश्चन कितना बोला था रिसिप्ट? ग्रेचुइटी रिसिप्ट कितना था इन आवर क्वेश्चन? सर ग्रेचुइटी रिसिप्ट था 1,90,000। एकदम क्लियरली बोला है सर, 1,90,000, 1,90,000 का ग्रेचुइटी रिसिप्ट है। तो वही पुट करेंगे। रिसिप्ट क्या लिखोगे?
रिसीव्ड कितना 1,90,000। एंड थर्ड पॉइंट, इसी में थोड़ा मशक्कत करना है, मेहनत इसी में है। थर्ड पॉइंट को करने के लिए आपको रूल याद करना पड़ेगा, जो कॉपी में लिखे हो उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है सर, हाफ मंथ सैलरी क्या होता है, व्हाट इज द रूल। फर्स्ट पॉइंट दो पॉइंट तो लिख लिए, बट व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, हाफ इंटू एवरेज सैलरी, पॉइंट बी नोटेड सर, याद करो जरा, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ब्रैकेट में ये भी बोल के रखा गया है, फ्रैक्शन इग्नोर्ड, फ्रैक्शन ऑफ मंथ इग्नोर करना है, ठीक है। और जब भी हम लोग ये सैलरी कैलकुलेट करेंगे ना, एवरेज सैलरी जो कैलकुलेशन होगा वो रिटायरमेंट मंथ से पिछले 10 महीने का होगा। सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगा, रिटायरमेंट जिस महीने में हुआ है उसका प्रीवियस 10 मंथ का, प्रीवियस 10 मंथ, ये देखो लिखा है बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, उसका जो एवरेज होगा प्रीवियस 10 मंथ का एवरेज करना है। मतलब जितना सैलरी होगा उसको डिवाइडेड बाई 10 करना है, तो जाके आपका ये आंसर आएगा। तो मैं क्या बोला सर कि थोड़ा सा जो मशक्कत करना है, जो मेहनत करना है, ये थर्ड पॉइंट पे करना है ऑलवेज, चाहे कवर्ड हो चाहे नॉट कवर्ड हो, चाहे कवर्ड हो चाहे नॉट कवर्ड हो, ऑलवेज ये थर्ड पॉइंट में आपको थोड़ा सा याद भी रखना है और मेहनत भी करना है। तो चलो, मेहनत से तो आप लोग कभी नहीं डरते हैं, मुझे पता है, मेहनत से आप लोग नहीं डरते, मुझे पता है। मेहनत से तो घर में ही डर जाता हूँ कि क्या क्या सब खत्म करना है। ओके सर, चलो 31 जनवरी, कब कब किया था रिटायरमेंट, 31 जनवरी को ना। रिटायरमेंट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 31 जनवरी 2022। आप लोग कॉपी चेक करो, आप लोगों को तो मैं लिखाया था कॉपी में। तो 31 जनवरी 2022 में रिटायर कर रहा है, तो 31 जनवरी 2022 का ठीक पिछले 10 महीने का डेटा निकालना पड़ेगा। हाँ सर, 31 जनवरी 2022 का पिछला 10 महीना, प्रीवियस 10 मंथ्स का सैलरी। तो ऑब्वियस बात है कि जनवरी में रिटायर किया है, तो जनवरी से पिछले महीना ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, प्रीवियस 10 मंथ्स, प्रीवियस 10 मंथ्स लेना है। तो क्या क्या डेटा लेना है सर, बेसिक का डेटा लेना है, इसको शॉर्टकट में भी किया जा सकता है, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा लॉन्ग कट मेथड अपनाता हूँ, ताकि जिसको समझ में नहीं आएगा वो भी समझ जाएगा। शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड दोनों मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो, लॉन्ग कट में कैसे कर सकते हो। मतलब लॉन्ग कट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, शॉर्टकट इज फॉर इजी कैलकुलेट, मतलब जल्दी कैलकुलेशंस। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, सर एग्जाम में क्या करें, सर एग्जाम में शॉर्टकट अपना है, तो फिर आप अभी क्या करोगे सर, अभी मैं आपको दोनों बता देता हूँ। दिसंबर में, जनवरी में रिटायर कर रहा है तो दिसंबर चाहिए हमें, नवंबर चाहिए, अक्टूबर का डेटा चाहिए, सितंबर का डेटा चाहिए, अगस्त का डेटा चाहिए, जुलाई का सैलरी चाहिए, मैंने डेटा मैंने सैलरी, बेसिक डीए कॉट का, जुलाई, जून, और क्या चाहिए, मई। हुआ सर, पिछले 10 महीना हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं और भी तो अप्रैल एंड मार्च भी चाहिए। सर मेरा तो जगह खत्म, एक सेकंड थोड़ा और छोटा करो, एक सेकंड सर, आप लोग रब मत करना, आप लोग नीचे लिख दो, ये मेरा ही गड़बड़ हुआ है। बेसिक डीए कॉर्ड थोड़ा छोटा लिखता हूँ, हो जाएगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। हो गया सर, बस आपको पता है क्वेश्चन गिवन था, क्या पता है बोले तो आपको कि आपका बेसिक है 9,000 टका करके पर मंथ का, ठीक है। तो 9,000 करके हर महीने पुट कर सकते हो आराम से।
9,009, ये लॉन्ग कट बता रहा हूँ थोड़ा फॉर दी प्रेजेंटेशन पर्पस ओनली। 10 बार 9,000 लिखना है सर, इससे अच्छा है तो हम लोग 9,000 इंटू 10 कर दें। और सॉरी, मैं 90,000 लिख दिया सर, 9,000 ही लिखे सर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर डीए कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोला है डीए के बारे में? चलो देख लेते हैं सर, क्वेश्चन डीए के बारे में क्या बोला है, साइलेंट है कि कुछ बोला भी है? सर डीए के बारे में क्वेश्चन ये कहाँ कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन? सर दिस वन, डीए इज 20%। कौन सा डीए लेंगे सर, रिटायरमेंट वाला कि नॉर्मल वाला? सर नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला डीए। रिटायरमेंट तो बस जब वो वाला कैलकुलेट करेंगे। कौन सा लेंगे बोलो? नॉर्मल वाला भी रिटायरमेंट वाला? बेसिक प्लस डीए, डीए का कौन सा पार्ट लेंगे? आर आरबी ना, रिटायरमेंट बेनिफिट माने ऐसे होगा हिसाब, 9,000 का 20%, उसका 40%। तो करो, 9,000 का 20%, उसका 40%, कितना हो रहा है? 9,000 का 20% कितना हुआ? 1,800। 1,800 का 40% कितना होगा? 720। 720। थैंक यू सर, बस यही चाहिए था। ठीक है, ये चाहिए अब। ये वाला बेसिक प्लस डीए, डीए का कौन सा पार्ट लिया फिर हम लोगों ने? डीए का रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लिया गया। सर कब ऐसा होता है? सर मैं बोला ना आपको, मैंने लास्ट क्लास या उससे पहले वाला क्लास, आई थिंक बेसिक्स में भी, मतलब एकदम इनिशियल क्लास जो सैलरी का हुआ था वहां पर भी भूल के रखा था। तो डीए का आरबी पार्ट का इस्तेमाल आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार। अच्छा, कॉट माने कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, कमीशन ऑन टर्नओवर का क्या करें, कितना कमीशन था और कितना टर्नओवर मिलेगा? कमीशन 2% था, टर्नओवर 6 लाख था। टर्नओवर 6 लाख था, 6 लाख, और कमीशन था 2%। तो 6 लाख का 2% फॉर द एनुअल, मैंने पूरा साल भर का, ठीक है, पूरा साल भर का। अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, एक चीज मैंने यहाँ पर लिखना नहीं हुआ अभी तक, मैं पहले डीए को पुट कर लेता हूँ। डीए का आरबी पार्ट जो है आपको पता है कि क्या करना चाहिए, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिख दिया मैंने, है ना। जब जब आपको मंथली मिलेगा तब तक आपको ये भी मिलेगा। और डीए क्या होता है मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ। अच्छा, कमीशन ऑन टर्नओवर का क्या करें? कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिकली 6 लाख का 2% है, माने ये बनता है आपका 12,000 का। अगर मैं इसको मंथली सैलरी के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? हर महीने 1,000 करके अपोर्शन कर दो। यहाँ पर हम लोग 10 महीने का कर रहे थे बाबा, हाँ, यहाँ पर हम लोग 10 महीने का कर रहे हैं, यही गलती बहुत लोग कर देते हैं। क्या कर देते बोलो तो? वो 12,000 का कमीशन ऐड कर देते हैं, लेकिन ये तो 10 मंथ्स का डेटा है, ये 10 मंथ्स का डेटा है। तो आप 12,000 कमीशन ऐड कर दोगे तो कैसे आपका 10 मंथ का डेटा मिलेगा? तो ये जो 12,000 का कमीशन आया टोटल पूरा साल भर का, इसको मंथली आप पोर्शन करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना करके जाएगा? 1,000 करके जाएगा। कितना बार ऐड करेंगे? 10 बार ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया सर। बस काम खत्म, पैसा आ जाओ। और क्या करें तो क्या करें? सर 9,000 10,720 करके हर बार लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो कि 10,720 तो कॉमन हो गया ना, तो 10,720, ठीक है। डॉट 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 मैंने यहाँ पर कर दिया, आप लोग लिख लीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए। बोलो सर कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 10,720 इंटू 10,
यानी बनता है सर क्या 1,07,200 हो रहा है या कुछ ओहो सर देखो 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 देखो, मैंने ही गलती कर दिया सर। एक एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया। क्या किया बोलो। सर एक इफेक्ट था, मैंने बोलना भूल गया, आप लोगों को लिखा है मैंने कि सर उसको इंक्रीमेंट मिला था 500 टका करके। हेलो, देखा सर कैसे सिली मिस्टेक हो रहा था। फिर हम लोग ढूंढते बैठ जाते कि कहाँ गलती कर दी। 500 टका करके इंक्रीमेंट किया था उसका सैलरी। तो सैलरी 500 टका इंक्रीमेंट हुआ था 2021 में जुलाई महीने में। ये देखो ऐसा गलती ना करे जैसा गलती मैंने कर दिया था। कभी कभी गलती भी अच्छा होता है, जानते हो, कभी कभी गलती भी अच्छा होता है। तो 500 टका का जो इंक्रीमेंट था ये तो दिखाना भूल गए। हाँ सर, इसका इफेक्ट कहाँ दिखना चाहिए था, कहाँ दिखना चाहिए था, कहाँ गलती हुआ है। सर बेसिक में गलती हुआ है। तो जुलाई है ना सर, जुलाई से चेंज हुआ है। कब से चेंज हुआ है, जुलाई से चेंज हुआ है। तो हिसाब लगाओ ना, जुलाई से चेंज हुआ है माने दिसंबर में 9,000 ठीक है, नवंबर में भी 9,000 ठीक है, अक्टूबर में भी ठीक है, सितंबर में भी ठीक है, अगस्त में भी ठीक है, जुलाई में भी 9,000 ठीक है सर। क्योंकि जुलाई से ही तो 500 टका बढ़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि जून तक 500 कम था, जून तक 500 कम था। माने ये आपका 8,500, 8,500, 8,500, 8,500 करके चलो। ठीक है, ऐसा करके आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, ऐसा करके हिसाब लगाना पड़ेगा। माने आप ऐसे कर सकते हो, अब ऐसा कर सकते हो। अब हिसाब हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसा हिसाब होगा। 10,720 करके 6 बार, ठीक है। और इसका हिसाब अलग होगा 8,500 और इधर 1,000 कितना है 9,500 और 720 मैं बोल देता हूँ सर। 9,500 प्लस 720, 10,220। हाँ सर, 10,220, 10,220 करके 4 बार होगा। ये एक वैल्यू आएगा आपका। और ये जो चार लास्ट 4 वैल्यू है, ठीक है। और ये जो पहला 6 वैल्यू, इसमें चेंजेस है। तो पहला 6 मतलब लास्ट 6 मंथ्स का और उससे लास्ट 4 महीने का चेंजेस हो गया। तो 10,220 करके 4 4 महीने का हिसाब, 4 महीने का हिसाब। अब बताओ सर, अब बताओ, अब हो जाएगा। माने आप ऐसा करोगे 10,220 करके 4 बार इंटू करोगे तो आपका बनता है 40,880। और 10,720 करके 6 महीने का हिसाब बनता है आपका 64,320, ठीक है, प्लस 40,880। तो आपका होता है 1,05,000। मुझे लग रहा है मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया। सर डीए का हिसाब भी तो बदलेगा, किसी ने मुझे बोला ही नहीं। सर ज्यादा गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, जरूरत से ज्यादा गलती नहीं हो रहा है। आप लोग भी चुप हो, ऐसे थोड़ी हो रहा होता है सर। सर सर सैलरी के ऊपर तो डीए चार्ज होता है। तो 9,000 के ऊपर आपको पता था ना कि डीए चार्जिंग का एरिया क्या है, मैंने डीए चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है। तो डीए चार्ज किस पे होता है, डीए चार्ज ऐसे होता है ना, 9,000 का सैलरी है उसके ऊपर 20%, फिर उसके ऊपर 40%। तो जब सैलरी आपका बेसिक आपका जब 9,000 की जगह 8,500 हो गया, तब आपका डीए भी तो बदल जाएगा। कमीशन ठीक रहेगा, कमीशन पे प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखा सर, आज तो मैं भी धोखा खा रहा हूँ। हाँ, कितना धोखा धोखा चल रहा है। हाँ, धोखा समझते हो, धोखा दे दिया। किसने, क्वेश्चन ने मेरे को धोखा दिया कि मैंने क्वेश्चन को, पता नहीं सर। अगर मेरे से गलती हो जाएगा मतलब आप लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। अच्छा देखो 8,500 पे अब हिसाब लगाओ ना, कोई तो मुझे बताए देना। 8,500 पे 680। 680 होगा, वेरी गुड सर, इतना तो भूल।
ये 680 करके हो जाएगा, इसलिए हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके सही तरह से आंसर निकलेगा। अभी ये भी चेंज हो जाएगा, ये हिसाब गड़बड़ है, ये हिसाब गलत है। 10,000 कितना हो जाएगा ये? 8.5, 680, 1,000। चलो देख लेते हैं। 8,500 प्लस 680 प्लस 1,000, 1,180 होगा सर। वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो रहा है बात। तो इधर हो जाएगा आपका 40,720, 40,720। इसके साथ ऐड करो आप 64,320। आशा करता हूँ कि इस बार ठीक हो जाएगा। 64,320, यस, इस बार आंसर मैच कर गया। थैंक यू सर। बार बार गलती होते होते अब ठीक हो गया। सर ऐसा गलती आप लोग ना करें जो मेरे से हो रहा था। ये ज्यादा हड़बड़ी का यही होता है, हड़बड़ नहीं करना चाहिए इसलिए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जल्दी ये खत्म करें फिर दूसरे क्वेश्चन में जाए, यही चक्कर हो रहा है। 1,05,000 40, 1,05,040, ये हो गया आपका पूरा 10 महीने का। इसको आप डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो आपका 10 मंथ का एवरेज हो जाएगा। तो 10 मंथ का एवरेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, 10,500। सर अब मेहनत रंग लाया, मेहनत अभी रंग लाया। कैसे रंग ला दिया सर? मैंने आपका जो क्वेश्चन चल रहा था अब इसमें इसको फिट करवाना है। तो प्लीज टेल मी, मैक्सिमम 20 लाख, रिसीव 1,90,000, और थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका 10,504। ठीक है, 10,500। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करना है। रूल क्या था? रूल क्या था? हाफ इंटू एवरेज 10,504, है ना, ये रूल है ना, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना साल काम करना है। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना साल काम किया था? 24 साल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पुट करते हैं। हाफ इंटू, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाफ इंटू 10,504 इंटू कितना महीना का साल काम किया है? 24 साल 8 महीना। अच्छा, फ्रैक्शन लेना है कि इग्नोर करना है? हाँ सर, नॉट कवर्ड है तो फ्रैक्शन को लेना है कि इग्नोर करना है? इग्नोर करेंगे ना। 24 साल 8 महीना, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर। थैंक यू सर। इंटू 24। अब मुझे कोई ये करके हिसाब करके बताएं, हो सके तो। कितना हो जाएगा? 10,504 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2, 1,26,048, 1,26,048, ये आंसर आ रहा है सर। मैंने आंसर नहीं, मैंने पॉइंट 3 नंबर पॉइंट का कैलकुलेशन, 1,26,048। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है सर? यही वाला लोएस्ट हुआ, 20 लाख, 1,90,000, और इसमें से सबसे लोएस्ट यही हुआ है, लीस्ट। तो ये क्या हो जाएगा सर? दिस इज एग्जेम्प्टेड वैल्यू। ठीक है, वही याद रखना डायलॉग, बोल तेरे संग क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? सर इसको छोड़ दिया जाएगा, 1,26,048 को छोड़ दिया जाएगा। तो फिर मार किसको जाएगा? मार किसको पड़ेगा? मतलब जो सैलरी में कैलकुलेशन हो जाएगा और इनकम टैक्स देना पड़ेगा जिसके ऊपर। सर टैक्सेबल ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करो, टैक्सेबल ग्रेचुइटी। 1,90,000 आपको रिसीव था, इसमें से एग्जेम्पशन मतलब जो जिसको छोड़ दिया गया 1,26,048। ठीक है, इसमें से बाकी क्या रह गया? कितना बाकी रह गया? 63,952। 63। चलो मुझे आंसर मिल गया है, मेरा मेहनत कम कराने के लिए धन्यवाद सर। 63,952, ये आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। इसका जगह कहाँ है आपको पता है ना, इसका स्थान कहाँ है, ये आपका सैलरी शीट में आएगा, सैलरी शीट में आएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में इतना पूछा था, बाकी आपको पता है कैसे क्या करना है। सैलरी शीट नहीं पूछा है तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ करेंट। ठीक है, क्वेश्चन करेंटली डोंट आस्क फॉर सैलरी शीट और मेंटेनेंस ऑफ प्रो फॉर्मा, दे जस्ट आस्क फॉर ग्रेचुइटी, टैक्सेबल और एग्जेम्पशंस, और वो कैलकुलेशंस हम लोगों ने कर लिया। कंग्रेचुलेशन सर। तो दूसरा होमवर्क भी हो गया सर। अगर पहला हुआ दूसरा हुआ तो तीसरा ने कोई गलती थोड़ी किया है, इसको हम लोग सॉल्व ना करें तो कर लेते हैं सर। क्या है, होमवर्क जब चल ही रहा है चलने दो, बहने लगा है मतलब हवा बहने लगा है तो चलने दो हवा, हवा को चेंज ना करो। चलो सर, इस बार गलती कम करने का कोशिश करना पड़ेगा। आशा रखूंगा कि आप लोग भी एकदम चौकन्ना रहेंगे। हाँ, होता है कि एक सुनील शेट्टी का डायलॉग है, अपू नन्ना 24 घंटा चकन्ना, ऐसा एक साउथ इंडियन टाइप का डायलॉग। जो भी हो, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ JLP लिमिटेड, ठीक है, जलपाईगुड़ी लिमिटेड, रिटायर कर रहा है सर एज ऑन 31 दिसंबर। रिटायर कब कर रहा है, 31 दिसंबर 2022 को। वाह, एकदम टाटा बाय बाय कर रहा है कंपनी। आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 26 years 11 months, 26 साल 11 महीना काम किया, 5 दिन, रिसीव कर रहा है 3,90,000 का ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का बेसिक दिया, अच्छा बेसिक दिया है सर, यहाँ तक हो गया। बेसिक है 15,000 पर मंथ जब रिटायर कर रहा है उस टाइम पे। डीए है 40% ऑफ बेसिक, रिटायरमेंट है 25% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। 40% बेसिक नॉर्मल है और रिटायरमेंट बेनिफिट है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इसको। 25% कमीशन 500 टका पर मंथ दिया है, बोनस 30,000 दिया है, कैलकुलेट करने बोला है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया था कि गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2021। बढ़िया है, ऐसा देने से ही झमेला बढ़ा देता है सर। जब भी क्वेश्चन ऐसा दे देता है ना, थोड़ा सा झमेला बढ़ा देता है। झमेला क्यों सर, क्वेश्चन अपने हिसाब से दे ही सकता है, आप झमेला बोलने से चले? नहीं सर, मैं कहाँ बोलूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि झमेला माने कंसंट्रेशन रखना है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फटाफट करेंगे सर, और मैं ज्यादा प्रोविजन में चर्चा नहीं करूंगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2022। सर फॉर्मेट बना के करते हैं, शॉर्टकट अपनाने से गड़बड़ हो सकता है, शॉर्टकट अपनाने से गड़बड़ हो सकता है, फॉर्मेट बना लेते हैं। इस चीज का बेसिक चाहिए हमें, डीए चाहिए हमें। अच्छा, डीए का क्या मिलेगा, आरबी। अच्छा, और एक बात, क्वेश्चन में साइलेंट था, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि क्या ये एम्प्लॉय ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे है जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर है। तो क्वेश्चन इज साइलेंट माने हम लोग नॉट कवर्ड मानेंगे। ठीक है, तो अगेन वही करना है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, यही मान के सॉल्व कर रहे हैं सर, नॉट कवर्ड। हाँ सर, नॉट कवर्ड। डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया है 31/12/2022, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट चाहिए, बट कॉट तो है नहीं, मंथली दिया है सर, तो कॉट को लेके कुछ करना नहीं है, गलती से गलती ना कर दे सर, तो फिर लिखे क्यों, काट दो। नहीं सर, मैं जानबूझ के दिया इसको। अच्छा, रिटायरमेंट किया दिसंबर को, तो हमें पिछले 10 महीने का लेना है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ठीक है, इस तरह से पीछे चलते गए सर, पीछे पीछे चल गए सर। बेसिक कितना था, 15,000 करके था, 15,000 ले लो सर। 15,000
कब तक चलता गया सर? एक इंक्रीमेंट था, याद करें, 15,000 चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। सर कब तक 15,000 चला? सर गड़बड़ हो गया लग रहा है मुझे। ऐसे पता चला इंक्रीमेंट मिला है सितंबर से, इसका मतलब सितंबर में 1,000 टका जो पहले था, मैंने अगस्त में जितना था उससे 1,000 टका ज्यादा मिला है। तो मतलब बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल मतलब निकालेंगे? नवंबर का 15,000, अक्टूबर का 15,000, सितंबर का भी 15,000, बट सर अगस्त से 14,000। बस यही चीज का ख्याल रखना है। ये हो गया 15,000 का, कहानी खत्म यहाँ पे। इसके बाद 14 14 14 करके बाकी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? यानी ये जो आपका सेकेंड पार्ट है, यानी हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, इजीली 15,000 करके 3 बार और 14,000 करके 7 बार। मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अच्छा, डीए का क्या करें? सर डीए का हिसाब बदल जाएगा। 15,000 बेसिक के ऊपर हमारा डीए कैलकुलेशन क्या बनेगा? कितना डीए बोला था सर? डीए बोला था, कहाँ गया डीए? 40% बोला था, और आरबी बोला था 25। आरबी बोला था 25%। तो क्या करेंगे सर? सर क्या करेंगे बोलो? 15,000 इंटू, मैंने डीए कैलकुलेशन कैसे होगा? 15,000 इंटू 40% इंटू 25%। माने आप क्या करोगे? 15,000 का 40, क्या क्या सवाल है मेरे को पता नहीं सर। मतलब मेरा खराब है या कंप्यूटर का खराब है? कंप्यूटर कैलकुलेटर मेरे को बहुत धोखा देता है। 15,000, किसी को कोई एप्लीकेशन पता है तो मुझे बताना, तो सर कमर्शियल कैलकुलेटर का विंडोज में, मैं जो ढूंढ ढूंढ रहा था मिल नहीं रहा है। 15,000 का 40%, विंडोज में बोलना सर, हाँ एंड्रॉयड में नहीं। 6,000 और 6,000 का 25% कितना होगा? 1,500। ठीक है सर, 1,500। तो वेरी इजी कैलकुलेशन। अभी 1,500 आपका इधर आ जाएगा सर, ये 3 बार ही आएगा ना? 1,500 करके 3 बार आएगा, पहला 3 महीना। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक बदल गया है। 14,000 के ऊपर नेक्स्ट काउंटिंग होगा। तो डीए का ये वर्किंग 1 था, अब डीए का वर्किंग 2। 14 कितना सर? 1,400। 1400 थैंक यू सर, सिंपल सी बात है। 1,400 हो जाएगा, माने 14,000, उसके ऊपर 40, उसके ऊपर 25। कैलकुलेटर में करोगे तो ऐसा देखने को होगा, 14,000, 14,000 इंटू 40% इंटू 25%। वेरी गुड सर। 1,400 करके कितना बार लिखे? 7 बार। सर 1 2 3 4 5 6 7, बस बढ़िया। अलग अलग दिखा दिए, अच्छा रहेगा। कमीशन तो है नहीं, कमीशन तो है नहीं, मैंने कमीशन है बट लेना नहीं है। क्यों? कमीशन इज देयर बट लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि रूल इजाजत नहीं देता है सर, इजाजत नहीं है। समझ रहे हो सर? कमीशन पर मंथ दिया है और रूल कहते हैं कमीशन ऑन टर्नओवर लेना है। सर रूल कहाँ लिखा है? मैं बोल के रखा था, याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर सुनो सर प्लीज। हाँ, हर चीज को अगर बार बार दिखाते रहेंगे तो बस मैं भी पागल, आप भी पागल, फिर हम लोग पागल होते जाएंगे। सर ऐसा नहीं, बोलते हैं, पागल बोलना नहीं चाहिए, सॉरी सर।
अच्छा तो हो गया सर, अब हिसाब लगाओ। कमीशन कुछ नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ गलती से 500 ऐड करता रहता है हर महीना। सर बोला है आप तब पहले वाले क्वेश्चंस में 1000 टका पर मंथ दिया था, पर सर वो टर्नओवर के ऊपर था, तब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बट हमें नहीं लेना है, मंथली कमीशन नहीं लेना है, बस रूल यही कहता है। तो नहीं लेना है तो नहीं लेना है, अब लेके ना दिमाग ना खराब करे खुद का भी। अच्छा, तो 15,000 और इधर हो गया 1500, तो 16,500, 16,500 करके तीन 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 महीने का काउंट करना, और 49,000 15,400 करके 7 महीने का। हाँ कितना सर बोलो? 49,500 49,500। और इधर 1,07,800 1,07,800। थैंक यू सर, 1,07,800। तो दोनों को टोटल करें 1,50 1,50,000 7,300 1,57,300। वेरी गुड सर। इसको डिवाइडेड बाई 15,730 15। ठीक है, बस इसके पीछे ही मेहनत करना था। बाकी नियम तो पता ही है आपको। काम खत्म है, पैसा हजम है। सर हजम नहीं होगा तो क्या करेंगे? सर तब फिर हजम का गोली खाना है। पॉइंट ए, मैक्सिमम 20 लाख। रूल यही कहते हैं ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। करते जाओ करते जाओ। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है? जितना रिसीव्ड किया आपने, क्या रिसीव किया रे बाबा? सर क्या और करेंगे, ग्रेजुएटी चल रहा है, ग्रेजुएटी करेंगे। 3,90,000। किसका ऐसा माइक्रोफोन में बड़ा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज? मेरा भी आवाज मुझे नहीं लग रहा ऐसे। देखो माइक्रोफोन कैसे कर 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 कर। 3,90,000। ठीक है। पॉइंट सी, पॉइंट सी का काम तो खत्म ही नहीं हुआ था, हम लोग तो बस 10 मंथ का एवरेज निकाला था। अब इसका थर्ड पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना है? हाफ इंटू एवरेज कितना है? 10,000, नहीं सॉरी 15,730। 730 थैंक यू। 15,730 इंटू क्या करेंगे सर? इंटू कितना साल काम कर रहे हैं? कंप्लीट 26 साल 11 महीना। तो क्या करेगी? फ्रैक्शन को काउंट करे कि इग्नोर करें? इग्नोर इग्नोर करें। 2,04,490 हाफ इंटू 15,730 इंटू 26 कितना हुआ सर? 2,04,490 2,04,490। सर इनमें से लोएस्ट क्या रहा? सर यही वाला थर्ड पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? वही फिर से वही गाना, बोलो तेरे संग तुम्हारे संग क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो ये छोड़ दिया गया सर, 2,04,490 को छोड़ दिया गया, एग्जेम्प्टेड है, ऐश करो। ये ग्रेजुएटी पे टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर टैक्स किस पे लगेगा? टैक्सेबल ग्रेजुएटी हो जाएगा जितना आपने रिसीव किया। ओके, 3,90,000, दिस इज योर रिसीव्ड अमाउंट। Now from this received amount, just deduct the exempted amount. That is 2,04,490। डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा कितना? 1,85,500 बस दिस इज योर टैक्सेबल ग्रेजुएटी। किया जाएगा आपके सैलरी शीट पे, इसका जगह हो जाएगा सैलरी शीट पे। मतलब इसको क्या किया जाएगा? मारा जाएगा, मारा माने ये आपका टैक्स कैलकुलेशंस में टैक्सेबल हो जाएगा, और सरकार के घर में
ये अमाउंट तो टैक्स नहीं जाएगा, बट टोटल इनकम पे काउंट होके फिर टैक्स कैलकुलेशंस पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है मार दिया जा रहा है। ठीक है, यस सर, आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है ना सर? ग्रेजुएटी क्लियर है कि नहीं? लास्ट दिन मैंने क्लास में ये वाला भी सॉल्व करवा दिया था, ये मिस्टर रवि के ऊपर एक एग्जाम्पल था, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सर, है ना? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी हम लोगों ने 3 सिचुएशन देख लिया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था कि अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है और कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी है तो क्या होगा, अगर वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है नॉट कवर्ड है तो क्या होगा, अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा। ये सारा सिचुएशंस कवर था, ये क्वेश्चन अच्छा ही था। ठीक है, मैं चाहता तो नॉर्मली आज का ये जो हुआ है इसको इग्नोर किया जा सकता था, बट सर क्या करें ना, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर भी ना कुछ कैलकुलेशंस ऐसे रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है नहीं यार करवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, पता नहीं प्रैक्टिस हो जाएगा। स्टूडेंट घर पे पढ़ते नहीं है तो मेरे साथ कम से कम पढ़ तो ले। अगर जो नहीं पढ़ रहा, अच्छा बच्चा जो है उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो बुरा बच्चा है पढ़ता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। सर हम लोग बुरे नहीं है सर, मैं बुरा हूँ, सब अच्छे। अच्छा, तो कहानी कहाँ जाएगा सर? अभी भी हम लोग क्या क्या कवर किए बोलो तो? पेंशन और ग्रेचुइटी में ही तो माथा खराब कर दिया आप लोग भी और मैं भी। तो पेंशन ग्रेचुइटी तो हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। ठीक है, ज्यादा हो गया। ग्रेचुइटी हुआ, कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों पेंशन हो गया। अब मैं धीरे धीरे आपको लीव एनकैशमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, ये सब चीजों के ऊपर लेके जाऊँ, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, समझ रहे हो सर? रिटायरमेंट बेनिफिट का ये जो हिस्सा है, इस पे मैं धीरे 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 आप लोगों को कहाँ लेके जाऊंगा, ये सब सॉल्व करवाने। तो सैलरी शीट का एक बहुत ही अहम हिस्से में हम लोग अभी जा रहे हैं, जो ये सब बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट है या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट है। समझाता हूँ, हेडिंग करो प्लीज, टाइम प्लीज, हेडिंग प्लीज, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। ठीक है सर, ये क्या होगा, लीव एनकैशमेंट क्या है? सर लीव एनकैशमेंट बेसिकली वही तो समझाना है, लीव एनकैशमेंट है क्या। तो बेसिकली आप ऑफिस जाओगे नहीं, मैंने सॉरी, आप छुट्टी लोगे नहीं, ऑफिस जा मतलब छुट्टी में भी छुट्टी नहीं लेना है, काम करना है, मतलब अच्छा बच्चा। ठीक है सर, जरूरत है, किसी किसी का जरूरत होता है, ठीक है, बहुत जरूरी होता है कि हम काम करें। ठीक है, लीव सैलरी भी बोला जाता है या लीव इनकैशमेंट भी कहा जाता है। ऐसे लीव सैलरी भी कहा जाता है या लीव इनकैशमेंट भी कहा जाता है। तो जनरली ऐसा सिचुएशंस कब क्रिएट होता है? जनरली एम्प्लॉइज आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, है ना? जॉब करते करते आप लीव ले सकते हो, है ना, छुट्टी ले सकते हो। एम्प्लॉय में अवेल सच लीव इन केस द लीव इज नॉट अवेल्ड, इन केस द लीव इज नॉट अवेल्ड, मैंने सैलरी के साथ भी लीव मिलता है ना, पे मतलब आपको पेमेंट करेगा पर फिर भी आपको लीव मिलेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिसमें अगर आप छुट्टी ले लेते हो तो आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं करने जा रहा हूँ आपको, बेसिकली आपका क्या है, पेड लीव है। ठीक है, तो आप लीव नहीं ले रहे हो, बदले में काम कर रहे हो, इन केस लीव इज नॉट अवेल्ड देन द लीव में आइदर लैप्स और बी accumulated for future or allowed to be encashed every year or allowed to be encashed every year or at the time of termination of retirement। ये जो लीव का अमाउंट है ये आपको बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे मिल सकता है। The payment received on account of encashment or unavailed leave, जो अमाउंट आपको बाद में मिलेगा, इनकैश मिलेगा, नगद पैसा जो भी आपको मिलेगा इनकैश करके, वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है। However, Section 10, Subsection 10 AA provides exemption in respect of amount received by way of encashment of unutilized earned leave by an employee at the time of his retirement, whether on superannuation or otherwise। समझाता हूँ सर, सबसे पहले तो सेक्शन को याद करें, सेक्शन 10 है, सबसेक्शन 10 डबल ए है। ठीक है, 10 10 डबल ए, 10 सबसेक्शन 10
कवर है, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है कि लीव एनकैशमेंट क्या है। अब किस एम्प्लॉय के लिए क्या है वो मैं आपको आगे आगे बता देता हूँ और फिर कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ। जैसे देखो, लिखा भी देने से अच्छा रहेगा ना, चलो लिखा देते हैं। सारा इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने लिखाया कॉपी में, तो ये भी लिखा देते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो दोनों केस में क्या रूल लागू होता है एक बार आपको बता देना चाहिए, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को थोड़ा कॉपी में थोड़ा इजी वे में आपको बता देता हूँ। अगर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में हो, पीरियड ऑफ सर्विस में हो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एग्जेम्प्टेड है, अगर आप कोई दूसरा एम्प्लॉय हो तो उसमें ही देखना पड़ता है कि भाई एनी अदर एम्प्लॉय के केस में क्या रूल फॉलो होता है और लीव का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैटर है, समझाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। KSG स्क्वायर मैंने हमारा कोचिंग का नाम, ठीक है, KSG स्क्वायर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो भी हो। इसका एक कंपनी है रे बाबा, मैं इसको अभी कंपनी बना दिया, ठीक है। इसका एक पॉलिसी है, प्रोवाइड 40 days लीव, 40 दिन का लीव देते हैं एवरी ईयर। किसको देता है? अपने एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉय अपने कंटिन्यूटी पे लीव एनकैश करते हैं तो दोनों केस में फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, दोनों केस मतलब चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों केस में। ऑब्वियसली केएसजी स्क्वायर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता तो भी फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट भी नोटेड, हाँ सर, तो लिख दो सर, फुल्ली टैक्सेबल गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। सर कहानी में ट्विस्ट है क्या? हाँ सर ट्विस्ट है, वेट करो ट्विस्ट के लिए। सर आप ना जबरदस्ती ट्विस्ट ट्विस्ट बता के हम लोग को ना बोका बनाते हो। नहीं सर बोका नहीं बना रहा हूँ, देखो तो आप सही सही में ट्विस्ट है। अच्छा ये जो केएसजी स्क्वायर का पॉलिसी है, अच्छा हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना लीव पॉलिसी हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ कंपनी से वीक में 4 दिन काम कराते हैं, सब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देते हैं, ठीक है। यूएस में मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, ऐसा ऐसा भी है। सर हमारे यहाँ पर तो रोज काम करो तो ही अच्छा है। सर ऐसे इंडिया में ना छुट्टी का बोल के कोई कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था, पता है आपको, तो लेकिन छुट्टी तो होना चाहिए सर जो भी हो। लेकिन सीरियसली जो संडे वाला छुट्टी है ना, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूरोप के लोग संडे को चर्च जाते हैं इसलिए छुट्टी लेते हैं। बट हमारे यहाँ पर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट मतलब प्राचीन काल का बात कर, ब्रिटिश आने के बाद हम लोग भी यूरोपियन ही हो गए ना, इंडिया वाला बात और कहाँ रहा। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा सर, आइडेंटिटी क्राइसिस समझते हो? जब इंसान अपना कल्चर भूल जाता है और दूसरे का कल्चर अपना लेता है, तो इसका एक ही प्रॉब्लम है कि बाद में हमको यही समझ में नहीं है कि हम है कौन। हाँ, फिर हम लोग गाना गाएंगे पहचान कौन। अच्छा लीप बॉक्स है सर, किसका? केएसजी स्क्वायर लिमिटेड का। इस लीप बॉक्स में क्या आएगा सर? सर छुट्टी कलेक्ट होगा, छुट्टी। तो लीप बॉक्स में नॉर्मली ईयरली 40 डेज का छुट्टी कंपनी देता है, ठीक है। और इसके बेसिस में एट दी टाइम ऑफ
रिटायरमेंट ट्वेंटी ईयर्स 9 months. ट्वेंटी ईयर्स 9 months मैंने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन मैं खुद ही यहाँ पर एज्यूम करके बना रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 years 9 months काम कर रहा है, ठीक है, 20 साल 9 महीना काम कर रहा है, और काम करके वो क्या करेगा सर, 20 years 9 months काम करेगा और काम करके रिटायर करेगा, और क्या। तो 20 years 9 months काम करके रिटायर करेगा, तो इनके क्रेडिट लीव बचा है, मतलब क्रेडिट लीव इनकैश होने का सिचुएशन हो रहा है। जो यहाँ पर लीव जमा हुआ था वही लीव यहाँ पर क्रेडिट हो गया, जमा हो गया, क्रेडिट लीव। ये क्रेडिट लीव का जो वैल्यूएशन है 350 का लीव हुआ है रिटायरमेंट के बाद तक, मतलब रिटायरमेंट तक। और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो भी हो, ये सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता दिया था आपको। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट बना है सर, ये 2.5 लाख, कितने का है, 2,50,000। क्रेडिट लीव 2,50,000। अगर ये कंटिन्यूटी में उठाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, कंटिन्यूटी में उठाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद उठाएगा तो फिर फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, और गवर्नमेंट के केस में तो एग्जेम्प्टेड भी है। अच्छा पहले मुझे प्लीज बताओ, ये लिख लिया आप लोगों ने? अरे पिंकी, नील, सौनिता लिख लिए? Yes. ठीक है सर, चलो सर, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और रिटायरमेंट के बाद अगर उठा रहे हैं ना, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA क्या करता है सर, इसे फुल्ली एग्जेम्प्ट करता है। क्या करता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। बोल तेरे संग क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट है तो छोड़ दिया जाए। सर अगर नॉन गवर्नमेंट है तो क्या किया जाए, नॉन गवर्नमेंट है तो क्या किया जाए, बोल तेरे संग क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? सर इसी में थोड़ा आपको मेहनत करना है। 10AA, हाँ सर, 10AA। तो 10AA आपको क्या करना चाहता है, 10AA आपको कुछ रूल सिखाना चाहता है। यही रूल आपको थोड़ा मेहनत के साथ याद रखना पड़ेगा। सर क्या है रूल बताओ? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempted, बेसिकली exempt। सर लीस्ट में क्या है, सर लीस्ट में मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर आपका है 3 लाख का। कितना है, 3 लाख का। ये लीस्ट थोड़ा बड़ा है। फिर सेकंड लिस्ट क्या है, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। फिर थर्ड पॉइंट इज 10 month सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month, जैसे कि आपने ग्रेजुएटी में किया। और फोर्थ पॉइंट इज दैट क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। मैं समझाता हूँ कि इस क्रेडिट लीव को कैसे करना है। ये जो नियम है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये नियम को मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या कहता है एक बार फिर भी पूरा डिटेल्स पढ़ लो। कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनएबल लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 month एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अर्न्ड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। यानी आप जैसे केएसजी स्क्वायर लिमिटेड लीव दे रहा है 40 दिन, बट गवर्नमेंट कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आप 40 दिन दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है, बट हमारा काउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से 30 दिन का ही रहेगा। सर माने गवर्नमेंट का लिमिट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लिमिट है। लीव कैलकुलेशन 30 days तक ही हम लोग करेंगे। कोई कंपनी किसी को 40 दिन क्या 50 दिन भी दे, उससे हमें क्या। तो क्रेडिट लीव का कैलकुलेशन थोड़ा बदल जाएगा। तो आप पहले मेरे साथ साथ ये 4 पॉइंट को लिखो। तो मैक्सिमम आपका जो
एग्जेम्पशन है वो है 3 लाख का हो सकता है। सेकेंडली जो अमाउंट आपका रिसीव्ड है, जैसे हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्डअप किया था, अभी आपको समझाने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था दैट इज कितने का था, कहाँ चला गया, 2.5 लाख का, 2,50,000 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। यस सर बोलो, किसी का अनम्यूट है, बोलो सर, क्वेश्चन है तो करो। 2,50,000 का अमाउंट रिसीव्ड मैंने दे दिया। पॉइंट सी क्या बोलेगा सर, 10 इंटू एवरेज सैलरी, दिस इज द रूल। हाँ 10 इंटू एवरेज सैलरी, क्या कहता है रूल, 10 इंटू एवरेज सैलरी। 10 इंटू एवरेज सैलरी कितना होगा सर, क्वेश्चन में मैंने एवरेज सैलरी कुछ बताया नहीं था, मतलब एक्चुअली मैंने एग्जांपल बिल्डअप करते हुए चल रहा, तो मैं यहाँ पर एक आपको बता देता हूँ कि आपका एवरेज सैलरी है 14,000, ठीक है। ये बस ऐसे ही रैंडमली मैंने बना दिया, तो 10 आपका रूल है। ये जो 10 है ना, 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी जो है ये आपका नियम है, ठीक है। जो मैंने प्रोविजन यहाँ पे देखो लास्ट 10 मंथ्स, ये 10 मंथ सैलरी, दिस इज द रूल्स। दिस इज द रूल्स। सो 10 इंटू एवरेज सैलरी ये आपका बन जाएगा 1,40,000 का, ठीक है, 1,40,000 का। तो ए बी सी हो गया। सर डी पॉइंट थोड़ा समझने लायक है, पेशेंसफुली देखो, क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी। क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या आ गया सर, मैक्सिमम 3 लाख, अमाउंट रिसीव्ड 10 इंटू एवरेज सैलरी एंड क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी। अब इसको मेहनत से कैलकुलेट करना है। अच्छा एवरेज सैलरी को एज्यूम कैसे कर लेंगे, यहाँ पर मैंने ऐसे एवरेज सैलरी 14,000 दिया ना, तो ये मैंने एज्यूम कर दिया करेंटली, बट रियल सिचुएशंस में आपको कैलकुलेट करना होता है। सर कैसे एवरेज सैलरी कैलकुलेट होता है, आप लोगों को पता है सर, मैंने अभी ग्रेजुएटी में सॉल्व करवाया, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, है ना सर, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। वही कॉन्सेप्ट है कि कैसे एवरेज सैलरी कैलकुलेट होता है, वही। यस सर बोलो, तो कुछ कह रहे हो क्या, ऐसा लगा मुझे कुछ सवाल आ रहा है किसी का। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ पर इसको एज्यूम करके रूल को बना लिया, ठीक है। एज्यूम, हाँ एज्यूम एवरेज सैलरी 14, ठीक है। इतना चल रहा है ना, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जब कंटिन्यू मतलब रिटायरमेंट के बाद वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो तब उसका लीव एनकैशमेंट का हिसाब क्या होगा। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है सर, ये तो बस नियम है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा ट्रिकी है। पेंशन और ग्रेचुइटी से थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना सर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज, मैं 2 चीज आपको लिखाया था क्वेश्चन में। पीएसजी स्क्वायर लिमिटेड 40 दिन का लीव देते हैं, और ये जो एम्प्लॉय है 20 साल 9 महीना काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय है, मानो मिस्टर एक्स वाई जेड एनीथिंग, एनीबॉडी, ठीक है। तो केएसजी स्क्वायर लिमिटेड में 20 साल 9 महीना काम कर रहा है, क्या करे, 20 साल 9 महीना ले कि 20 साल ले, फ्रैक्शन को इग्नोर करे कि ना करे, हाँ सर, फ्रैक्शन को क्या करे, रूल क्या कहता है सर, फ्रैक्शन यहाँ पर इग्नोर होगा, माने नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी का जो नियम है वही वाला नियम अब फॉलो होता है, क्योंकि वहां पर भी एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट था, इसीलिए सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ 6 मंथ नहीं लिया जाता, फ्रैक्शन इग्नोर किया जाता है, याद रहे सर बात को, फ्रैक्शन इग्नोर किया जाता है लीव एनकैशमेंट कैलकुलेशंस में। तो लिखो प्लीज, मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ। तो केएसडी स्क्वायर लिमिटेड में टोटल लीव कितना है सर, अगर एम्प्लॉय 20 साल काम कर रहा है, ऐसे तो काम कर रहा है 20 years 9 months, बट इग्नोर दिस फ्रैक्शन, टेक इट 20 years ओनली, है ना, फ्रैक्शन इग्नोर करना, तो 20 years काउंट करना,
काउंट 20 ईयर्स ओनली। तो 20 इंटू 40 दिन अगर KSG स्क्वायर हर साल लीव देता है तो 20 साल में कितना लीव होना चाहिए? हाँ सर, 800 800 लीव होना चाहिए ना, क्या रे? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने एक और इंफॉर्मेशन दिया था, मतलब एग्जाम्पल में मैंने और एक इंफॉर्मेशन दिया था सर। क्रेडिट लीव इस एम्प्लॉय का, जो भी एम्प्लॉय है KSG स्क्वायर लिमिटेड में, क्रेडिट लीव है उनका 350 दिन का। माने जब कैरियर रिटायरमेंट टाइम आया तो 350 डेज का उनका लीव अवेलेबल है, क्रेडिट में बचा हुआ है, जो लीव बॉक्स में जमा हुआ है। ठीक है, तो 350 का क्रेडिट बचा हुआ है, 800 टोटल लीव है। सो टोटल लीव में से क्रेडिट लीव को माइनस करिए प्लीज। 450। 450। तो 800 से 350 चला गया टोटल में से, तो यूज कितना हो गया पता चल जाएगा, यानी कितना लीव आपने एक्चुअली यूज कर लिया, 450। ठीक है। अब सर यहाँ पर एक चीज आपको ख्याल रखना, हमारा जो नियम है उसमें, कैलकुलेशन करने का जो नियम है उसमें बेसिकली आपको कितना एग्जाम्पशन होना चाहिए। तो एक आम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें आप शायद ऐसे कैलकुलेशन करोगे, कि आपका 350 का क्रेडिट है, ध्यान से सुनना बात को, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। आपका 350 का क्रेडिट है, लीव है, 350 करके 14,000 आपका बेसिक है ना, मंथली बेसिक है आपका 14,000, और 30 डेज मतलब पर मंथ का कितना होगा ये वैल्यू आप निकालना चाहोगे, है ना। पर मंथ आपका कितना होगा ये आप कैलकुलेट करना चाहो, तो 350 लीव है पर मंथ के हिसाब से, 30 डेज के हिसाब से 14,000 आपका पर मंथ का बेसिक है। अगर आप ये हिसाब लगाते हो ना, अगर ये हिसाब लगाते हो तो आपका वैल्यू आएगा 1,63,333। बट सर डोंट डू दिस, ये गलती ना करें। अभी एग्जाम्पल पे लिख सकते हो और फिर काट सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में। ये जो क्रेडिट है ना, इसको 350 पूरा क्रेडिट है अभी तक का, उसको मंथली स्कीम में बदल देते हैं 30 डेज के हिसाब से, और फिर उसको 14,000 का बेसिक के साथ इंटू करके कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है उसके हिसाब से। बट सर ये रूल गलत है, अगर आप ऐसा करोगे तो गलत होगा। सर क्यों ऐसा बोल क्यों रहे हो? सर मैं आपको बोला ना, थोड़ा पेशेंसफुली सुनो, आपको बात समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर एक अपना नियम बताते हैं, जो कैलकुलेशन के टाइम पे याद रखना पड़ता है। इनकम टैक्स कहते हैं कि आपका टोटल लीव, KSG स्क्वायर भले ही अपना लीव 800 बताना चाहे, बट इनकम टैक्स कहते हैं कि एनुअल 30 डेज से ज्यादा लीव हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो 30 करके 20 दिन का, 20 साल का, 20 ईयर्स का, एक्चुअली 600 टोटल लीव होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर बोला ना, अर्न्ड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। हमारे एग्जाम्पल में 20 ईयर्स 9 मंथ्स हुआ है, जिसको हम लोग 20 ईयर्स मानते हैं, और 30 डेज मैक्सिमम आप ले सकते हो लीव के लिए। तो एक्चुअली एज पर इनकम टैक्स टोटल लीव 600 हो सकता है। ठीक है, यही ट्विस्ट है कहानी में, यही ट्विस्ट है। कंपनी KSG स्क्वायर लिमिटेड ने 40 लीव दिया था, कोई दूसरा लिमिटेड, गूगल लिमिटेड आएगा या फिर कोई XYZ लिमिटेड आएगा, वो 50 दिन का लीव देगा। कंपनी अपना पॉलिसी रख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्यार करेगा, उसमें क्या है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम देख लेता है। अब यहाँ से ना आप यूज कितना कर चुके हो, हेलो, यहाँ से कितना यूज हो चुका है बोलो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं टोटल लीव 600 है, यूज कितना कर चुके हो? 450। तो क्रेडिट में क्या मानेंगे? 250। 150।
600 माइनस 450 सर यूज लेना है, क्रेडिट नहीं लेना है। 600 आपका टोटल लीव है, ये गलती फिर से ना करे सर। टोटल लीव 800 से क्रेडिट लीव को माइनस करके यूज मिला था। हम लोग अभी इनकम टैक्स के हिसाब करने जा रहे हैं। टोटल लीव 600 है, यहाँ से आप क्रेडिट माइनस ना करें, आप यूज को माइनस करें जो 450 आया था। क्योंकि टोटल से यूज को माइनस कर लोगे, जो लीव आपने यूज कर लिया, तो क्रेडिट कितना है वो हिसाब मिल जाएगा। तो क्रेडिट होगा 150 डेज। हेलो, ये कंफ्यूजन ना हो सर, यस समझ में आया बात? यस अब इसका हिसाब लगाओ, ठीक है, अब इसका हिसाब लगाओ। सर कैसे हिसाब करेंगे इसका? सर इसका हिसाब ये होगा कि जैसे हम लोग एक ये थे ना 350 बाई 30 इंटू 14,000, उसी तरह से करना है 150 बाई 30 इंटू 14,000, जो आपका बेसिक्स है। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहते हैं कैश इक्विवेलेंट टू अनेबल लीव ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है, तो 10 मंथ एवरेज सैलरी वी अज्यूम दैट 14,000 टू इज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, और वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो 150 बाई 30 इंटू 14,000 जो आपका कितना होगा सर, बोलो? 70,000। 70,000। तो आपने जो लिस्ट स्टार्ट किया था, उस लिस्ट में पॉइंट ए था 3 लाख तक, अमाउंट रिसीव्ड है 2,50,000 का। पॉइंट सी जो है आपका 10 इंटू एवरेज सैलरी है 1,40,000 का, और क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी कितना हो गया? क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी कितना हो गया? 70,000। इनमें से सबसे लोएस्ट कौन सा हुआ? 70,000। दिस इज द एग्जम्प्टेड। सो बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सर 70,000 को छोड़ दिया जाए, तो फिर टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। जितना आपने रिसीव किया 2,50,000, यहाँ से 70,000 को माइनस करो तो बनेगा 1,80,000। ये हो जाएगा टैक्सेबल। सैलरी शीट में ये एकदम हाईलाइट हो जाएगा, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट बोल के, 1,80,000 सैलरी शीट में एकदम हाईलाइटेड हो जाएगा, जल करेगा। समझ रहे हैं? तो सर ऐसे करना है एक एक कॉन्सेप्ट। तो अभी मैंने आपको लीव एनकैशमेंट करवा दिया सर। आप अगर स्टडी नोट फॉलो कर रहे हो तो ये नोट अगर आपके पास है तो आप ले लो, नहीं तो नहीं है तो ले लो, अगर है तो फॉलो करते रहो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता का, ठीक है, जहाँ पर लीव एनकैशमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, आप इस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मैं कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जो इसको आप घर पे होमवर्क करिएगा। मैं मैसेज करके आपको पीडीएफ बना के भेजता हूँ सर, आप उसको कंप्लीट करिए, कंप्लीट करके मेरे को बताइए, ठीक है, कि लीव एनकैशमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी चर्चा मंगलवार वाला क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी डिस्कशन ट्यूसडे वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और ट्यूसडे में मैं आशा करता हूँ कि रिटायरमेंट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है उस पर चर्चा करें। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रहा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय। बाय सर।